नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का OMR टाइप का क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं और उन सभी प्रश्नों पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी है या फिर पूरा विश्व है, इसमें हर एक वस्तु जिससे बनी होती है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है और वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो जो 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है तो उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अग्नि भी है, आकाश भी है और वायु भी है। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो प्रश्न संख्या 3 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पदार्थ बने होते हैं। तो पदार्थ किससे बने होते हैं, तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था पदार्थ जो है पदार्थ से जो है पूरा विश्व बना है, परंतु पदार्थ जो है किससे बने होते हैं, तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पानी के तल में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि चीनी के पदार्थ को घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है, तो सिंपल सी बात है, पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पानी के तल में बैठता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो पदार्थ नहीं है वो है हम लोगों का गंध। ठीक है, तो गंध जो है वो पदार्थ नहीं है। ईर्ष्या का यदि बात करें तो ईर्ष्या भी ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो यदि आप लोग बात करोगे, सॉरी, गंध हो सकता है क्योंकि पदार्थ के जो कण है वो दूर दूर तक जाता है, जिसके कारण हम लोगों को गंध का एहसास होता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ईर्ष्या हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कणों का यदि हम लोग बात करें तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों के गति में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति में तेजी हो जाती है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर, तो आगे हम लोगों का प्रश्न दिया गया है 9 नंबर प्रश्न, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो इससे पदार्थ का जो है कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इससे पता चलता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्न में से कौन पदार्थ है। यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से जो है घड़ी पदार्थ है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 पर, तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बाह्य बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो बाह्य बल लगने पर ठोस के आकृति में नहीं बदलता है। ठीक है, बाह्य बल लगने से ठोस की आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि द्रवों का, तो द्रवों का क्या होता है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। सॉरी, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है द्रवों में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 15 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है अनियमित और तीव्र। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 16 पर, तो 16 नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द्रवों में किसका विसरण संभव है। तो ठोस का भी है, द्रव और गैस दोनों तीनों का है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों का। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है ठोस पदार्थ का। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ का क्या होता है, तो दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या क्या, आयतन और आकार, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है,
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से संपीड्यता किस में अधिक होती है, तो गैस में जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 19 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। तो गैस में रिक्त स्थान जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। तो वाहनों में ईंधन के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है वो है सीएनजी का। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होती है। तो गैस में जो आकर्षण बल जो होता है वो द्रव की तुलना में कम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि, तो क्या होता है कि पानी में कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है और इसी के कारण वो काट पाता है। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 23 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है केल्विन। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग कहते हैं घनत्व। ठीक है। यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर, तो प्रश्न संख्या 25 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दबाव बनता है। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 26 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वो उस ठोस का क्या कहलाता है। तो उस ठोस का कहलाता है गलनांक। ठीक है। ठोस जो है वो पिघल कर द्रव बन जाता है तो इसको गलनांक कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो ठोस में यदि तापमान बढ़ेगा तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। यदि हम लोग इसी को इसके बाद यदि हम लोग प्रश्न संख्या 28 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है किसी ठोस में गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। तो किसी भी ठोस में यदि तापमान क्या होता है गलने की प्रक्रिया में, तो हमेशा समान रहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो यह आप सभी को पता है, तो होता है 273.16 केल्विन। ठीक है। बहुत बार आप लोग देखोगे 273 केल्विन ही लिख देता है। खैर, आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। तो बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, तो अधिक होती है उस टाइम। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 32 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर जो उबलना प्रारंभ कर देता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। सॉरी, उबलना बोल रहे, ताप जिस पर उबलना प्रारंभ करता है तो उसको हम लोग क्वथनांक ही कहते हैं। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 33 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होगा, तो अधिक होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव जो है वो होता है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना, या तो फिर आप लोगों को एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 35 पर बात करें, जिसमें कह रहा है कि 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 36 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 37 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 37 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करता है। तो वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करने वाला कारक तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ये सब हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 38 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में जो है घटोती होता है या घटेगी, ठीक है, वाष्पीकरण घटेगी। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या प्रभाव होता है। तो यदि सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर में हमेशा बढ़ोतरी होती है, जिसको बढ़ेगी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 41 पर बात करें, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड या तो फिर सेल्सियस तापमान पर क्या होती है, वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 42 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये तो पता है आप लोगों को, सूती के कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 43 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्था की बात कही है। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार पदार्थ की 5 अवस्था है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 44 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। तो किस अवस्था के कारण, तो वैज्ञानिकों द्वारा इसका आंसर दिया गया है प्लाज्मा, ठीक है, कि प्लाज्मा के कारण ही जो है ऐसा होता है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 45 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 46 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का जो है द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 47 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का उदाहरण क्या है, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 48 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है। तो 200 केल्विन तापक्रम जो है वो कितना के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का -73 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 49 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, क्या आप लोग इसको बता सकते हो। चलिए प्रयास कीजिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। नहीं हुआ, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 373 केल्विन, ठीक है। यदि हम लोग बात करें अगला प्रश्न पर, जो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है, तो होता है 273 केल्विन के बराबर, ठीक है। यदि हम लोग बात करें अगला प्रश्न पर, तो प्रश्न संख्या 51 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी, ठीक है, जूल प्रति केजी। आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1 कैलोरी बराबर होता है। तो एक कैलोरी जो है वो कितना के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या हम लोग 53 पर, तो प्रश्न संख्या 53 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरागुणक बल का बढ़ता क्रम है। तो यहाँ पर बढ़ता क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले गैस, फिर द्रव और उसके बाद फिर ठोस, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 54 पर, तो प्रश्न संख्या 54 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ का गलन का गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 335 किलो जूल प्रति केजी, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 55 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जल, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 56 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 56 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो उसके हिसाब से जो है रुई का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है।
यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 57 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। यहाँ पर जो है उसके हिसाब से पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 58 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, तो शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर कि गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, तो गैस का आयतन में उस टाइम हो जाता है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 60 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक दूसरे से दूर दूर है, और इसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि द्रव का है। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा दूर रहता तो गैस का हो जाता है। ठीक है ना, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 पर, तो प्रश्न संख्या 61 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सौरमंडल में जो प्लाज्मा अवस्था का उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 63 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो यहाँ पर जो है इसके हिसाब से हो जाएगा आप लोगों का ऊर्ध्वपातन आयोडीन में होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। तो अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा मात्रा में जिसमें होती है वो है गैस। ठीक है, ताकि वो इसी के कारण वो जो है ज़्यादा दूर तक गति कर पाता है। खैर, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 65 पर, तो जिसमें कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि तो बर्फ की सतह पर तैरने के सबसे बड़ा कारण है कि बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 66 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जल वाष्प संघनित होता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है उसका ताप घट जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 67 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ये होती है 2260 किलोजूल प्रति केजी। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो इससे हमें पदार्थ का कणों का निरंतर गति करते रहने का गुण का पता चलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 70 पर बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर आपको रुई का टुकड़ा दिया है, ये उल्टा रखा हुआ कीप दिया है, ये ठोस बना अमोनियम क्लोराइड है, चीनी मिट्टी की प्यालियाँ दिया है, और वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड दिया गया है यहाँ पर। तो अमोनियम क्लोराइड, सिंपल सी बात है, तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।